सभी को मेरा अभिवादन। आज हम अध्याय 22 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण के अंतर्गत हम मानव शरीर में स्रावित होने वाले रसायनों के बारे में जानेंगे जो तांत्रिकी तंत्र के अलावा हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। विद्यार्थियों, आज के अध्याय के हमारे अधिगम उद्देश्य अर्थात लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है आपको हमारे शरीर में मौजूद विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में अवगत करवाना, आपको आज पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि की संरचना के बारे में अवगत करवाना। आप ये भी जानेंगे कि इन ग्रंथियों में से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और वे किस प्रकार हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं और हमारे शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में समन्वय स्थापित करते हैं। इसके अलावा इस सत्र के बाद आप अपने स्वरूप के बारे में जानेंगे। ये सत्र आपका अवलोकन और ड्राइंग कौशल को विकसित करने में मदद करेगा और आपको अपने दैनिक जीवन को कक्षा के ज्ञान से संबंधित करने में मदद होगी। विद्यार्थियों, क्या आपने कभी तीसरे चक्षु या तीसरे नेत्र के बारे में सुना है? असल में कुछ लोग पृष्ठवंशीय मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे हम पीनियल ग्रंथि कहते हैं, को तीसरे नेत्र के रूप में मानते हैं। आइए सबसे पहले हम पीनियल ग्रंथि के बारे में बात करें। इस ग्रंथि का आकार एक छोटे से चीड़ के पेड़ के शंकु यानी पाइन शंकु से मिलता जुलता है। तदनुसार इसका नाम पीनियल ग्रंथि रखा गया। पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय ऊपरी भाग में स्थित होता है। ये मस्तिष्क के केंद्र में दोनों गोलार्धों के बीच खांचे में सिमटी रहती हैं, जहां दोनों गोलाकार चेतकीय पिंड जुड़े रहते हैं। अपनी स्क्रीन पर दिए गए आरेख में आप मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि की स्थिति को देख सकते हैं। लगभग सभी कशेरुकी प्रजातियों में एक पीनियल ग्रंथि होती है। सबसे महत्वपूर्ण अपवाद एक आदिम रज्जुकी प्राणी है, हैगफिश। अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एक ईल के आकार का समुद्री रज्जुकी अर्थात कॉडेड जीव है। वे एकमात्र ऐसे जीवित प्राणी हैं जिनके पास एक खोपड़ी तो है, लेकिन कोई मेरुदंड अर्थात स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। ये ग्रंथि चूंकि कैल्सीकृत है अर्थात इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, इसे अक्सर खोपड़ी के सामान्य एक्सरे में देखा जा सकता है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है। मेलेटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए ये सोने, जागने के चक्र एवं शरीर के ताप क्रम को नियंत्रित करता है। इन सबके अतिरिक्त मेलेटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक आर्तव चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। अब हम थायराइड ग्रंथि पर चर्चा करते हैं। थायराइड ग्रीक भाषा से लिया शब्द थायरोडिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है ढाल के आकार का। थायराइड ग्रंथि एक गुलाबी रंग की तितली नुमा आकार की ग्रंथि है, जो श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। दोनों पालियां संयोजिक ऊतक के पतली झिल्ली नुमा स्थमस से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि में अनेक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें एसिनी कहते हैं। इसके अलावा इनमें भरण ऊतक होते हैं। प्रत्येक थायराइड पुट्टक एक गुहा को घेरे पुट्टक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से एक है। थायराइड की पुट्टक कोशिकाएं दो हार्मोन का संश्लेषण करती हैं। पहला टेट्राआइडोथायरोनिन अथवा थायरोक्सिन, जिसे हम
T4 के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा ट्राईआइडोथायरोनिन यानी T3 का संश्लेषण करती है। T3 और T4 रक्त प्रवाह के द्वारा शरीर की लगभग हर कोशिका तक पहुंचते हैं। हार्मोन उस गति को नियंत्रित करते हैं जिसके साथ कोशिका चयापचय कार्य करते हैं, जिससे शरीर के ऊर्जा क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। ये हार्मोन चयापचय की दर और कई अन्य शारीरिक तंत्रों के विकास और उनके कार्यों की दर को भी प्रभावित करते हैं। हार्मोन कैल्सिटोनिन कैल्शियम समावस्था अर्थात कैल्शियम होम्योस्टेसिस में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन अति आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायराइडिता अर्थात हाइपोथायराइडिज्म हो जाती है। इसी के साथ साथ थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है, जिसे साधारणतः गलगंड अर्थात गाइटर कहते हैं। गर्भावस्था के समय अवथायराइडिता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि अर्थात क्रिएटिनिज्म, वामनता, बच्चे का मंदबुद्धि होना, त्वचा की असामान्यता, मूक बधिरता आदि हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अवथायराइडिता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इनमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रियता कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन आधारीय उपापचयीय दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं, जिसके कारण रक्त अल्पता की रोकथाम होती है। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, जिसमें उनका संश्लेषण और विखंडन शामिल है, को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत उपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। ये हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये दुग्ध स्राव को भी बढ़ाता है, हृदय गति एवं रक्तचाप को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। नेत्रोसधी गलगंड अर्थात एक्स ऑप्थेल्मिक गाइटर थायराइड अतिक्रिया का एक रूप है। इसे ग्रेव्स रोग भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर कर आना, आधारी उपापचय के दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास कुछ अभिलक्षण हैं, जिससे हमें ग्रेव्स रोग के होने का पता लगता है। अगली ग्रंथि जिसकी हम चर्चा करेंगे वे है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह में धसी दो जोड़ी या चार छोटी अंडाकार सी लाल रंग की ग्रंथियां हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह पर दो पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो पैराथायराइड हार्मोन अर्थात PTH नामक का एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। ये हार्मोन विटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। PTH का स्राव रक्त के साथ परिसंचारित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। PTH अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण यानी अस्थियों का विघटन या विखनिज प्रक्रम में सहायता करता है। PTH
वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम को पुनरावशोषण तथा पचित भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः ये स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन अर्थात हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है। ये थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। टीसीटी के साथ मिलकर ये शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किन्हीं कारणों से पैराथॉर्मोन हार्मोन की शरीर में कमी हो जाए तो पेशियों तथा तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना के कारण ऐंठन और कंपन होने लगता है। कभी कभी ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक सिकुड़न पैदा हो जाती है। अगर ये सिकुड़न कंठ की पेशियों में हो जाए तो सांस ना लेने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो जाती है। इस रोग को टेटनी कहते हैं। कभी कभी ये ग्रंथि अधिक हार्मोन का स्राव करने लगती है। इससे हड्डियां गलकर कोमल तथा कमजोर हो जाती हैं। मूत्र की मात्रा कम हो जाने से प्यास बढ़ जाती है, भूख मर जाती है और सिर में दर्द रहने लगता है। अगली ग्रंथि जिसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे वे है थाइमस। थाइमस प्रतिरक्षा प्रणाली का एक विशिष्ट प्राथमिक लसीकाब अंग है। थाइमस के अंदर लिम्फोसाइट जिसे हम टी सेल्स कहते हैं परिपक्व होते हैं। ये भ्रूण अवस्था से शेष अवस्था तक बढ़ती रहती है। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उदर पक्ष पर उरोस्थी अर्थात स्टर्नम के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पाली युक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट्स के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा जिसे हम सेलुलर इम्यूनिटी कहते हैं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं के लिए प्रतिजैविक अर्थात एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है। फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्ध व्यक्तियों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है। चलिए आज के सत्र का पुनरावलोकन करें। आज आपने जाना कि पीनियल ग्रंथि से स्रावित मेलेटोनिन नामक हार्मोन हमारे शरीर की दैनिक लय के नियमन के लिए किस प्रकार कार्य करता है। आपने थायराइड ग्रंथि के बारे में जाना और उससे स्रावित होने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन एवं ट्राइआइडोथायरोनिन की शरीर में उपापचय के नियमन में क्या भूमिका है। आपने ये भी जाना कि अगर थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन में कमी आ जाए या उसकी वृद्धि हो जाए तो किस प्रकार के विकारों की उत्पत्ति होती है। आपने पैराथायराइड ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले पैराथायराइड हार्मोन का कैल्शियम के उपापचय में भूमिका को जाना और आखिर में हमने थाइमस ग्रंथि के बारे में जाना जिनमें से स्रावित होने वाले हार्मोन थाइमोसिन हमारी प्रतिरक्षा क्षमता को विनियमित करता है। आपके लिए कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न, गाइटर क्या होता है और किस कारणवश होता है। दूसरा प्रश्न, पीटीएच एवं T4 की भूमिका को स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न, हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन का एक उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न, थाइमस ग्रंथि और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच में क्या संबंध है, संक्षेप में व्याख्या करें। आशा करती हूँ
आज का सत्र आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगले सत्र में आपसे फिर मिलेंगे। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नित्य नूतन सीखने का प्रयत्न करते रहिए। नमस्कार।